नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे आने वाले कुछ समय में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आरआरबी द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिस परीक्षा में जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है कि 25 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की साइंस और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, और इन सब को जोड़ने पर ये कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका एक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 नंबर की साइंस बहुत ही अहम योगदान निभाएगी आपके सिलेक्शन में। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल द्वारा हमने यह निर्णय लिया है कि हम 30 दिन में आपको सभी एनसीईआरटी आधारित साइंस की नोट्स और साइंस की जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइंस आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं सभी एग्ज़ामों में लगभग साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे साइंस से होते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड साइंस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी लगभग एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, और लगभग हर एग्ज़ाम शिफ्ट में 22 से 23 क्वेश्चन, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन, लगभग या फिर कह सकते हैं पूरे 25 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित थे। और एनसीईआरटी में हमारी 9th और 10th क्लास की सबसे महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने अपने इस चैनल पर कुछ साइंस के जो है टॉपिक्स को पढ़ाना शुरू किया है, और आशा रखते हैं कि आप इनको पढ़ने के बाद हमारे इस चैनल से काफ़ी खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस 25 नंबर के साइंस में जो है हम यदि 20 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और हम इस दौड़ में भी आगे निकलेंगे। वैसे तो हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाले कुछ समय में आपको मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर और जीएस की भी वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम अपनी जो है YouTube वीडियो इस साइंस के एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे पहले टॉपिक का नाम है परमाणु। परमाणु एक पदार्थ का छोटा से छोटा अंश है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इतिहास में बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे जिनका ये मतलब इच्छा थी कि वे जानना चाहते थे कि दुनिया में हर चीज़ आखिर किससे बनी है, और इसी क्रम में जो है उन्होंने कई सारी खोजें की, जिसके बाद यह निश्चय निकला कि परमाणु यानी यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं या विभाजित करते जाएं, लगातार विभाजन के बाद वह पदार्थ को तोड़ना असंभव हो जाए, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहाँ पर उस पदार्थ को तोड़ा ना जा सके, ऐसे अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं। यानी कहें तो एक ऐसा पदार्थ का छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार एक जीवित जीव जंतु में सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी प्रकार जितने भी हमारे धरती पर पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनकी सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु है। अब परमाणु को लेकर अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए, जिनमें से सबसे पहले जो है लवाइजिए के नियम को माना जाता है। लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए, जिन्हें द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने 2 नियम दिए, और ये 2 नियम इस प्रकार थे। पहला नियम ये कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान
का ना तो सृजन होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में मास अर्थात द्रव्यमान ना तो कभी बढ़ता है अर्थात बनता है और ना ही कभी ना ही कभी वह नष्ट होता है। अर्थात मास हमेशा द्रव्यमान एक जैसा ही रहता है। इसी नियम के आधार पर दूसरे नियम अनुसार हमें समझाया जाता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। अर्थात यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद, यौगिकों में तत्व जो होते हैं या उनके परमाणु जो होते हैं वो हमेशा निश्चित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं H2+O बराबर H2O। अर्थात अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है, और यदि हम देखें तो इन दोनों को मिलाकर 3 एटम हमको प्राप्त होते हैं। और जब हम ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो देखते हैं कि H के 2 और ऑक्सीजन के 1 अर्थात 3 है। इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर या होने से पहले या होने के बाद जो किसी भी यौगिक में तत्व के जो एटम होते हैं वो हमेशा यानी परमाणु जो होते हैं हमेशा निश्चित होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी या तो 2 हों या फिर 2 से अधिक। यदि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिला दिए जाएं तो हम इसे मिश्रण कहते हैं। इसके बाद हम बात आते हैं यौगिक पर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया कोई मिश्रण जो होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण और यौगिक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मिश्रण में जो है आपकी चीज़ें किसी भी अनुपात में हो सकती हैं, लेकिन यौगिक में 2 चीज़ें जो मिलाई जाती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम देखते हैं H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, और इस कारण से इनका जो अनुपात है वो सेम रहता है। अब जितने भी जल के अणु होंगे उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात है वो निश्चित रहेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है 16। 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का सम 2 हो जाएगा, अर्थात योग जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम का मास जो होगा हमारा 16 हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि हम इसको अनुपात को काटते हैं 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। इस प्रकार हाइड्रोजन और मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 पाया जाता है। और इस तरह के सवाल हमारे रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अब हम देखते हैं आगे डाल्टन के सिद्धांत के तथ्य। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जॉन डाल्टन ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु अर्थात पदार्थ के बारे में कई सारी अवधारणाएं दी, जो कुछ इस प्रकार हैं। सभी द्रव अवयव पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा, सब परमाणु विभाज्य होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। अर्थात ये थोड़ा गलत लिख गया है, अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही कभी परमाणुओं का विनाश होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यदि एक तत्व के कई सारे परमाणु भी होंगे तब भी उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो हैं समान ही होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा होता है 15, ठीक है जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 40।
यानी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और कैल्शियम इन दोनों के मास अर्थात द्रव्यमान अलग अलग हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म भी बहुत ही अलग है। नाइट्रोजन एक गैस है और कैल्शियम जो है एक धातु है। इस प्रकार से इनके रासायनिक गुण और द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग है। यानी अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जबकि एक ही प्रकार के जितने भी परमाणु होते हैं अर्थात जैसे Ca कैल्शियम और एक और कैल्शियम ले जाए तो इन दोनों के एटॉमिक मास जो होते हैं और रासायनिक गुण जो होते हैं लगभग क्या होते हैं, हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के अणुओं के बने होते हैं। तो ये जो है अलग अगला पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एव इस प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में यानी किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या जो होती है वे हमेशा निश्चित होती है। कोई भी जैसे यौगिक होता है, जैसे हम ले सकते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर ले सकते हैं हम H2O यानी जल, इनमें H के 2 ऑक्सीजन का 1 और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और ऑक्सीजन के 2, ये हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है जी। तो इसी के बारे में वो कहते हैं कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या जो होती है वो हमेशा निश्चित होती है। अब हम आते हैं परमाणु के साइज पर। वैसे हम परमाणु को अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। परमाणु की त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। नैनोमीटर जो है परमाणु त्रिज्या नापने की एक इकाई है जो कि हमारे आजकल मॉडर्न विज्ञान में उपयोग की जाती है। नैनोमीटर अर्थात 1 नैनोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो 1 nm होता है नैनोमीटर ऑलवेज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। और ये लास्ट टाइम हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। और इसके बाद कुछ परमाणु हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं NCERT के ही आधार पर सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो जितनी भी NCERT में चीज़ें अर्थात पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि कुछ ये हम देखते हैं कि इस साइड जो है परमाणु त्रिज्या दी गई है और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर परमाणु दिए गए। जैसा कि एक परमाणु त्रिज्या दी गई है H10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर अर्थात हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁹ मीटर अर्थात जलाणु और 10⁻⁻8 मीटर यानी हीमोग्लोबिन और 10⁻⁻4 मीटर ये होता है हमारे एक रेत का कण। इसके बाद परमाणु सबसे पहले परमाणु को जो देखा गया था वो सिलिकॉन की सतह पर देखा गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु को सबसे पहली बार देखा गया अर्थात ऑब्जर्व किया गया वो तत्व था जिस पर ऑब्जर्व किया गया उसका नाम था सिलिकॉन। ये हमारे रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है कि परमाणु को सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलिकॉन की सतह पर देखा गया। डाल्टन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया था। जैसा कि आपको पता है तत्वों के प्रतीक होते हैं और इन तत्वों के प्रतीक के द्वारा हम तत्वों को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे तत्वों के प्रतीक जिनके बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया। जॉन डाल्टन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे अर्थात जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया। और आज के समय में जो मॉडर्न समय है उस समय में आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC तत्वों के नाम को निर्धारण करती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आजकल जो भी नए तत्व खोजे जाएंगे उनका क्या नाम होगा, इसका निर्धारण जो है हमारे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात UPAC द्वारा किया जाता है। यही स्वीकृति प्रदान करती है। आगे हम आते हैं परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान से पहले हम जानते हैं तत्वों के डाल्टन के नाभिक में परमाणु के नाभिक में डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीकों के बारे में। डाल्टन के द्वारा सुझाए गए प्रतीक जो हैं वो कुछ इस प्रकार थे। जैसे कि सबसे पहला प्रतीक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक उन्होंने बताया कुछ इस प्रकार से कि हाइड्रोजन ये होता है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। इस प्रतीक की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं किसी मतलब अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रही है या हाइड्रोजन किसी चीज़ में है, किसी चीज़ में उसके होने का या फिर किसी चीज़ का अभिक्रिया में उसके उपयोग के बारे में बताने के लिए हाइड्रोजन के प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है। फास्फोरस का प्रतीक जैसे ये है, कॉपर का प्रतीक गोल्डन और आपका ये कार्बन का प्रतीक जैसे कुछ इस प्रकार से ये शेडेड
होता है पूरा का पूरा, कार्बन का प्रतीक ऐसे गोल गोल करके शेड पूरा होता है, ये पूरा मतलब शेड हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का प्रतीक। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का सल्फ़र का प्रतीक। सल्फ़र के प्रतीक के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लेड यानी शीशा अर्थात शीशे का प्रतीक एल और गोले में, और फिर उसके बाद प्लेटिना और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप प्रतीक देखेंगे तो पाएंगे कि ऑक्सीजन के प्रतीक में एक गोला है और पूरा गोला जो है बीच में खाली है, अर्थात ये जब गोले में कुछ भी शेडेड ना हो तो इसका मतलब यही है ऑक्सीजन का प्रतीक है। इसी के ठीक नीचे हम पाते हैं आयरन का प्रतीक जो है सिल्वर का प्रतीक दिया गया और उसके बाद दिया गया पारे का प्रतीक। ठीक है, तत्वों का इस प्रकार से डाल्टन ने कई सारे तत्वों के बारे में बताया था कि भैया ये जो हैं वह सारे तत्वों के प्रतीक हैं जिनके बारे में जॉन डाल्टन द्वारा बताया गया। हमारे रेलवे ग्रुप डी में कई बार इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है कि ये कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक के बारे में सुझाया, या फिर कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है जैसे इस प्रकार से कि भाई ये किसका प्रतीक है बताएंगे, तो जैसे फास्फोरस का प्रतीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले जो हैं उनमें है हमारा हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, सल्फ़र और इसके बाद आपका पारा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तत्व हैं जिनका अक्सर सवाल जो है हम अपने एग्ज़ाम्स में देखते हैं। इसके बाद तत्वों का रचना। ठीक है, तत्वों की रचना के बारे में हम लोग आगे इसके बारे में जानते हैं। तत्वों में सबसे जो उपयोगी है वो परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान जो है एक ऐसी चीज़ है जो तत्वों में हमारे जो किसी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे परमाणु का द्रव्यमान, सबसे पहले परमाणु का द्रव्यमान जो है हम जो है कार्बन 12 अर्थात C12 कार्बन के एक समस्थानिक अर्थात आइसोटोप समस्थानिक C12 के द्वारा हम जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का पता लगाते थे। ऐसा पहले कभी होता था क्योंकि माना जाता था कि भाई कार्बन जो है जो सबसे ज़्यादा समस्थानिक बनाता है और इसलिए समस्थानिक के रूप में जो है कार्बन 12 के समस्थानिक का उपयोग परमाणु द्रव्यमान को नापने के लिए किया जाता था। लेकिन ये 1961 से बाद की घटना है। 1961 से पहले ऑक्सीजन के परमाणु के 1/16 भाग को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए, तोलने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करते थे वह थी ऑक्सीजन का 1/16 भाग। ये कब था बच्चों? 1961 से पहले। लेकिन सन 1961 के बाद से हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन के 12वें हिस्से अर्थात C12 का उपयोग एक परमाणु द्रव्यमान नापने की इकाई के रूप में करने लगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी पदार्थ में एक मोल के कणों की संख्या जो होती है 6 × 10⁻23 होते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 10⁻23 मोल कण पाए जाते हैं। और इसे ही हम लोग इसकी खोज थी कि कणों की खोज अवोगाद्रो नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। और इसी को कई बार अवोगाद्रो का स्थिरांक का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है अवोगाद्रो संख्या क्या है, इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अवोगाद्रो संख्या का मतलब है कि 6.002 और 10⁻23 के बारे में कहना चाहता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं सन 1896 में विल्हेम्स ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द दिया था। ठीक है, और सन 1967 में मोल इकाई को स्वीकार किया गया। सन 1967 में मोल की इकाई को स्वीकार किया गया। ये हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हमारे NCERT किताब में एक नोट्स के रूप में कई जगह लिखी रहती है, और मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने इसको भी अपने नोट्स में रखा है। अब हम आ जाते हैं परमाणु संरचना के आधार पर। जैसा कि हमने अभी बात की है कि कोई भी तत्व जो होता है उसका सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। तो परमाणु होता है, ये परमाणु दिखता कैसे है? परमाणु को देखने की, उसकी संरचना को लेकर
अलग अलग वैज्ञानिकों में जिज्ञासाएं थी और इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत प्रकार के परीक्षण किए, जिनमें कि हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक जो हैं जे थॉमसन को माना जाता है। सबसे पहले जो है परमाणु मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया और जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को कुछ इस प्रकार दिया गया। देखें, आपके सामने प्रस्तुत है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के अनुसार अर्थात जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला होता है, अर्थात परमाणु एक धनात्मक गोला होता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ये परमाणु एक गोला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अंदर धसे रहते हैं गोल 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 गोल, जैसा कि तरबूज में बीज। और अपने इस परमाणु मॉडल की तुलना उन्होंने तरबूज यानी वाटरमेलन और क्रिसमस केक से की। अब इसमें जब हम लोग आगे देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो धनात्मक गोला है इसके अंदर ये धनात्मक, सिर्फ इन्होंने मतलब ये कहा था कि एक धनात्मक गोला होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। और ये जो धनात्मक गोला है इसका उन्होंने कुछ डेफिनेशन नहीं दी थी, लेकिन हाँ इन्होंने इसके बारे में ये जरूर कहा था कि जो ऋणात्मक चार्ज जो होता है इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल भी दिया था और जे थॉमसन ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की थी कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जो परमाणु के अंदर स्थित होता है। लेकिन इस मॉडल के बाद में अगला मॉडल जो है रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया और जैसा कि आपको पता है जब अगला मॉडल आया तो पुराने मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां निकली जरूर होंगी, तभी जो है नए मॉडल को परिभाषित किया गया होगा। रदरफोर्ड एक अगले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है अपने इस परमाणु मॉडल को दिया। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी परत ली। इस सोने की पतली सी परत पर बहुत सारे धनावेशित अल्फा कणों को भेजा। जब धनावेशित अल्फा कणों को देखा तो उन्होंने पाया कि ये सारे अल्फा कण जो है हमारे इस सोने की परत से पार निकल के एक दूसरे सरफेस पर आकर टकरा गए। अब ये तो बिल्कुल ही भाई अलग तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। ये क्यों एक्सपेरिमेंट अलग तरह का हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु जो संरचना होती है उसमें ज़्यादातर भाग भरा हुआ रहता है, लेकिन जब देखा गया कि रदरफोर्ड के द्वारा कि भाई इसमें तो ज़्यादातर किरणें जो हैं हमारे सोने की परत से पार निकल गई हैं। अगर ये ज़्यादातर भाग भरा हुआ है तो ये भला कैसे हो सकता है कि सारी जो प्रकाश अल्फा कण जो हैं वो उससे पार निकल जाएं सोने की परत से। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं तो वे कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर उन किरणों से टकराएंगे, और जब उन किरणों से टकराएंगे तो वो भला आर पार कैसे हो सकती हैं। तो फिर हमारे रदरफोर्ड वैज्ञानिक जो थे इन्होंने फिर एक नया निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष इस प्रकार से निकाला जो मैं आपको बताता हूँ। पहला परिणाम, उन्होंने कहा कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। अर्थात उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, और बीच में कहीं बीच में थोड़ी बहुत जगह जो है पॉजिटिव चार्ज की होती है। इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने नाभिक कहा। क्या कहा बच्चों? नाभिक। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नाभिक है, इसमें जो है इन्होंने इतना ही बताया और ये नहीं बताया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। बाद में इसकी खोज जो है ई गोल्डस्टीन ने की और इस बताया कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन है। तो परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय जो है रदरफोर्ड को जाता है, जबकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है हमारे ई गोल्डस्टीन को जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और बीच में कहीं स्पेस होता है, और मतलब स्पेस नहीं, मतलब छोटी सी जगह होती है जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। और ये नाभिक जो है परमाणु की त्रिज्या का, अर्थात परमाणु की जो टोटल त्रिज्या है उस त्रिज्या का 10⁵ गुना छोटा होता है। कितना होता है? 10⁵ गुना छोटा होता है। इतना छोटा होने के कारण ही ये नाभिक जो है हम मतलब देख नहीं सकते फ्रीली,
इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज रहता है, पर पॉजिटिव चार्ज ये क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं बताया था उन्होंने। इसकी खोज बाद में ई गोल्डस्टीन द्वारा की गई और बताया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, परमाणु होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का पूरा द्रव्यमान लगभग नाभिक में होता है। ये रदरफोर्ड द्वारा कहा गया कि कोई भी वस्तु है जो परमाणु से बनी हुई है, यानी परमाणु हर वस्तु का, हर पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और उसमें जो भी उसका द्रव्यमान है वो उस परमाणु के कारण है, और परमाणु का जो भी द्रव्यमान है वो किसके कारण है, नाभिक के कारण। ठीक है। और बाद में पता लगा कि नाभिक जो है वो उसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यही हमारा जो होता है एटॉमिक मास होता है। लेकिन ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में, या आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद परमाणु मॉडल की, परमाणु की लगभग पूरा द्रव्यमान होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हाँ जी। फिर हमारे रदरफोर्ड ने कहा कि भैया ये जो इन्होंने जो मॉडल दिया है हमारे जे टॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि उल्टा है। सारा परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, बीच में कहीं पर नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन अंदर ना धंसे होकर इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, एक कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो है हमारे रदरफोर्ड द्वारा कहा गया। अब आने वाले समय में वो कमी हो गई थी उनकी इसी पीरियोडिक टेबल, इसी मतलब इसमें मॉडल में, लेकिन फिलहाल तो यही माना गया कि ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है। और इसके बाद ये जो इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सन 1908 में नोबेल पुरस्कार से दिया गया। यानी रदरफोर्ड को उनकी परमाणु मॉडल की रचना के लिए सन 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये हमारे कई बार रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में आ चुका है। वैसे तो जितनी भी लाइनें बताई हैं वो सारी की सारी ही हर बार किसी न किसी तरीके से आपके सामने रेलवे ग्रुप डी में आई हुई हैं। अब हम देखते हैं आगे रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की साइज, नेक्स्ट पॉइंट है ये रहा, जिसको कहा गया है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का साइज दिया। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू परमाणु के नाभिक की साइज की उन्होंने, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि हम इसको इस लाइन से इस प्रकार समझेंगे कि परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड द्वारा की गई। अब हम आ जाते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों पर। सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी धनावेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है तो त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण होगा, और ऊर्जा के विकिरण के दौरान वह नाभिक से टकरा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थिर है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक ही कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराते हैं, और जब ये एक ही कक्षा में त्वरित होंगे तो हो सकता है कि कभी इनमें ऊर्जा का विकिरण हो और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाए। आपस में टकराने के बाद सीधा केंद्र की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और केंद्र की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाए, एक छोटा सा नाभिक बन जाए। यानी एक इतना बड़ा परमाणु एक छोटे से नाभिक के रूप में बदल जाए। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थिर है। स्थिर मतलब वह अपना कभी भी आकार भी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार जो परमाणु मॉडल था हमारे रदरफोर्ड जी का, ये भी परमाणु मॉडल जो है गलत सिद्ध हुआ। और उसके बाद हमारे अगले वैज्ञानिक जो थे नील्स बोर, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के ही परमाणु मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, उसमें संशोधन करते हुए आगे बढ़ाया, और इन्होंने कहा कि भाई परमाणु के नाभिक में, हाँ जरूर नाभिक में, परमाणु के नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको उन्होंने नाभिक कहा, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है। जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन।
अब हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए नील बोर ने एक सूत्र भी दिया जिसे हम 2n² सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर n है कोष। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हमें जानना है कि भैया पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 × 1 = 2। सो हम ये कह सकते हैं कि पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर यदि हमें जानना है दूसरे कोष में, तो 2n का स्क्वायर, वापस वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। n की वैल्यू यहाँ पर 2 ली जाएगी क्योंकि इस बार हम दूसरे कोष में जानना चाहते हैं, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 4 जा 8। इस तरीके से हम कह सकते हैं तो कि दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद हम तीसरे कोष में आते हैं, तो यहाँ पर तीसरे केस के लिए फिर वापस वही फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, 2n n यानी यहाँ पर है वापस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, और 2 × 9 = 18। यानी हम कह सकते हैं कि तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 18 होगी। तो हम अपनी बात को दोबारा से शुरू करते हैं नील्स बोर से और यहाँ पर आते हैं। नील्स बोर ने कहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु के एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि परमाणु के एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वे आपस में टकरा सकते हैं, जिसके कारण परमाणु खत्म हो सकता है, ये खत्म हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि परमाणु कभी खत्म नहीं होता, वो एक स्थिर चीज़ है। तो नील बोर ने जो परमाणु मॉडल के बारे में बताया कि हाँ भाई, ये बात तो रदरफोर्ड की बिल्कुल ठीक है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग संख्याओं में चक्कर लगाते हैं कहा गया, और जिन कक्षाओं को उन्होंने नाम दिया K L M N कक्षा। और ये कुछ इस प्रकार थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले कोष को उन्होंने K, उससे ऊपर वाले को L, उससे अगले वाले को M और उससे अगले वाले को N कोष नाम दिया। और आप ये नीचे भी देख सकते हो कि भाई किस में कितने परमाणु स्थित हैं, ये भी मैंने आपको एक टेबल में बना के दे रखा है। यानी हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझे तो लिखा है कि K L M और N, K में 2, L में 8 और M में 18 और N में 32। ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कम से कम 2 8 8 8, यानी ऑक्टेव तो हर कोष को अपना पूरा करना है, ठीक है। ये मतलब एक ऐसा ऑक्टेव पूरा करने का मतलब है कि वे कोई भी तत्व अपना ऑक्टेव पूरा करके अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है। न्यूट्रल मतलब निष्क्रिय या किसी से उत्कृष्ट गैस बनना चाहता है। तो ये हमारी एक अलग चीज़ है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल अभी हम इस पर ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या है आगे। परमाणु सूत्र। परमाणु सूत्र जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि परमाणु सूत्र जो है 2n का स्क्वायर था, जहाँ पर n आप n किस में लेते हैं, परमाणु कोश को लेते हैं। इस प्रकार आगे चलते हैं। किसी तत्व, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तत्व को अपना कोष अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की देने या लेने की आवश्यकता होती है, उसी की हम तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। और फिर ये भी मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि भाई परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपको मैं अब डिफाइन करता हूँ कि यदि हम देखते हैं कि किसी भी तत्व के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का नाम होता है 9Na और एटॉमिक नंबर होता है इसका बच्चों 11। 11 का मतलब हो गया पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8। अब 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 और 8 यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब कितना बच गया लास्ट में, कोष में 1 बच गया। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। तो यदि किसी को अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी ऑक्टेव पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 1 या 2 या फिर 3, या फिर उसे इलेक्ट्रॉन 1 देना है या 2 देने हैं या फिर 3 देने हैं, यही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। और जैसा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 का मतलब है 2, 8 और 1, और इसे अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं वैसे तो, लेकिन 7 नहीं लिए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा और देने के बाद जो है पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद तब हमें कह सकते हैं इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो इसकी संयोजकता अर्थात वैलेंसी भी कितने जाती है, 1।
आगे हम देखते हैं जेम्स चैडविक के बारे में। जेम्स चैडविक जो हैं अगले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1932 में, कब, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और परमाणु कण खोजा और इस परमाणु कण पर जो है अनावेशित का मतलब है उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के लगभग बराबर था। अतः इसका नाम जो है न्यूट्रॉन दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और यह परमाणु के नाभिक में होता है जिसे अक्सर n द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटॉन को इसको न्यूट्रॉन को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम समझेंगे इसको कि इसको n अक्षर द्वारा भी दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा पदार्थ है या तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और ये सवाल कई बार हमारे रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ या तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और वह होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है अर्थात पदार्थ है या फिर एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यानी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी संख्या को हम परमाणु की संख्या कह सकते हैं, जिसे अक्सर Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अक्सर Z द्वारा दर्शाया जाता है। और हमारे जो हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि परमाणु संख्या को किस अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे अक्सर Z द्वारा इसको दर्शाया जाता है और ये जो है परमाणु संख्या का प्रतीक है। परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी यदि किसी तत्व के नाभिक में 5 न्यूट्रॉन और 5 ही प्रोटॉन उपस्थित हैं तो हम ये कह सकते हैं इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 10U। U से यहाँ मतलब है किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को नापने की इकाई ही U है। यानी एटॉमिक मास नापने की इकाई क्या है, U। ये याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद किसी भी तत्व को यदि लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। पहले तत्व का प्रतीक लिखा जाता है, उसके बाद ऊपर जो लिखा जाता है वो तत्व का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या होती है और नीचे जो होती है वो उसकी परमाणु संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन है और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर 14 और यहाँ पर लिख दिया 7। तो ये जो 14 है, ये 14 क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है और ये क्या है, 7 जो है परमाणु संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। एक और एग्जांपल है, ये आपको दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन के बारे में दिया गया है। ऑक्सीजन ऊपर जो लिखा गया है ये क्या है, मास, और नीचे जो लिखा गया है वो क्या है, हमारी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर किसकी होती है, प्रोटॉन के, और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मास अगर इतना है प्रोटॉन की संख्या इतनी तो न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछी गई है तो एटॉमिक मास में से माइनस किसको कर देंगे, परमाणु संख्या को, यानी प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। यानी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं समस्थानिक पर। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है लेकिन परमाणु संख्या जो होती है अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी 1 है। ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास 2 है। इसके बाद हमारा ट्राइटियम को देखेंगे आप ध्यान से, तो एटॉमिक मास कितना है, 3, और एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसको देखते हैं क्या है। हम पाते हैं कि जितने भी तत्व हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक हैं उनका जो है आप देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। यानी एक ही तत्व के परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो तो हम उसे बोलते हैं समस्थानिक।
ठीक है जी। समस्थानिक का बहुत उपयोग होता है, कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, ये जो है ध्यान रखेंगे। समस्थानिक के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग होती है। समस्थानिकों के उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, यूरेनियम के में जैसे कई बार पूछा गया है यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया गया, तो यूरेनियम 235 का उपयोग जो है हम जो है इसमें भट्टी में यानी परमाणु भट्टी में एक ईंधन के रूप में करते हैं। जबकि एक्चुअल जो यूरेनियम होता है वो कितना होता है, यूरेनियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 238.1 है। ठीक है, ये इसका रियल में मास होता है, लेकिन इसका एक समस्थानिक है जिसका एटॉमिक मास होता है 235, जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आगे आते हैं, समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपयोग में भी, कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। जैसे कोबाल्ट 60 एक ऐसा मतलब समस्थानिक है कोबाल्ट का, जिसका उपयोग जो है हम कैंसर के उपचार में भी करते हैं। इसके बाद आ गया घेंगे के उपचार के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं आयोडीन 133, ये भी हम बोलते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि आयोडीन का उपयोग जो है घेंगे के उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें जो घेंगा आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग उसके उपचार में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, समभारिक ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। परमाणु द्रव्यमान तो सेम होता है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। यानी यहाँ पर मास सेम है, लेकिन एटॉमिक जो है जो नंबर है वो अलग अलग है। जैसा कि हम देख सकते हैं कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, और आर्गन की परमाणु संख्या जो होती है 18 होती है। आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी, 18। जबकि दोनों का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 40 U। यानी हम देखते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, और हम बात करते हैं आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 18, जबकि इसका मास भी 40 है, इसका मास भी 40 है। इसका मतलब समभारिक वे होते हैं जिनका परमाणु मास तो सेम होता है, एटॉमिक मास तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर। जो है हमारा ये फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से कि द्रव्यमान एटॉमिक मास बराबर किसकी होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेके इसको आप लिख भी सकते हैं नोट्स को। आगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, ई गोल्डस्टीन के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज की गई, और ये कब की गई, 1886 में। ठीक है, 1886 में प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन द्वारा की गई। और प्रोटॉन पर जो चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 C जो है ये चार्ज रहता है उस पर, एक प्रोटॉन पर। ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे जो है एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और वर्तमान में जो परमाणु मॉडल उपयोग किया जाता है वो परमाणु मॉडल किसका उपयोग किया जाता है, नील्स बोर का ही परमाणु मॉडल उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है लाइट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है प्रोटॉन ही होती है। लाइट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, प्रोटॉन ही है। ये एक एक्स्ट्रा नोट है एक तरीके से एनसीईआरटी में। और ऐसी कई सारी चीज़ें एनसीईआरटी में छोटी छोटी वन लाइनर के रूप में लिखी हुई हैं जिनके बारे में सवाल कई बार रेलवे ग्रुप डी में समय समय पर बने हैं, तो मैं उन सभी को बताऊंगा। आज की वीडियो हमारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।